एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम सीडीएस का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का। और इसके जो आंसर है मैं वो आपको यूपीएससी के आंसर की के ही बताऊंगा। और ये जो मतलब ये जो पीवाईक्यू वाली सीरीज़ जो मैंने चलाई है कि सीडीएस का एक पूरा 10 साल, मतलब 10 साल इन द सेंस कि 5 साल के पेपर कर लिए तो 10 पेपर हो जाएंगे, सीएपीएफ का ऐसे ही कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी के क्या फोकस एरिया है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट वही करा रहा है। तो इनको मतलब पेपर को सॉल्व कराने का मेन मकसद है कि आपको एक थीमेटिक एरिया पता चल जाए। अगर कोई सीडीएस वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है, और साथ में आप सीएपीएफ का देख लो या प्रीलिम्स जो यानी कि जो सिविल सर्विसेज वाला प्रीलिम्स है उसके भी पीवाईक्यू आप देख लो, तो आपके लिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस जो सिविल सर्विसेज वाले जो प्रीलिम्स को मतलब टैकल करेंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये उनको एक फोकस एरिया बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 का पेपर। इसमें हम जो मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह जो वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतने काम की है नहीं। तो जो सीडीएस वाले हैं वो उनको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अगर कोई भी एक मतलब जो पर्सन है वो क्या करता है, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू हिज आई, यानी कि वो अपनी आंखों से पास का जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से देख पा रहा है, लेकिन वो दूर का जो एक ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पा रहा है क्लियरली। तो इसका पॉसिबल रीज़न क्या है इस डिफेक्ट का? तो उन्होंने बताया ऑप्शन में कि एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है, यानी कि लेंस का। यानी कि अगर आप देखें एक्सेसिव कर्वेचर हो गया आई लेंस का, या जो आई बॉल है वो छोटी हो गई है, ये जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो लार्ज हो गई है, या इलोंगेशन हो गया है आई बॉल का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 1 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि 1 एंड 4 ओनली। यानी कि कर्वेचर थोड़ा सा एक्सेस हो गया है आई लेंस का और इलोंगेशन हो गया आई बॉल का, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। चलिए, आपने सुना होगा ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह ये सारी चीज़ें, किससे कौन सी बीमारी सही होती है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, फार साइटेडनेस, इस तरीके से। तो ये वाला जो है ये सीडीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका है बी, ठीक। सीएससी वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कॉनकेव मिरर वाला ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। जो सीडीएस वाले हैं उनके लिए मैं इसका आंसर जो है मैं वो बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ए, ठीक, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ अगर जो मून है वो क्लोज़र आ जाता है अर्थ के, और सच दैट कि इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो हाफ हो जाती है ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ एंड मून के, वो बेसिकली क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू तक, यानी कि रिड्यूस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, या इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू का, या रिमेन सेम रहेगा एज द ओरिजिनल वैल्यू, या इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, ठीक। तो अब बताइए, तो इसका जो आंसर है फोर्थ वाले का वो है आपके डी, यानी कि क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू का। यानी कि जिस टाइम पे जो मून है वो अर्थ की तरफ आएगा तो जो डिस्टेंस है अर्थ की वो हाफ हो जाएगी, ओरिजिनल डिस्टेंस है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का डी, ये वाला, इंक्रीज 4 टाइम टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोनिक बूम है ये प्रोड्यूस होते हैं जिस टाइम पे जो सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल है एट सोनिक बूम इज प्रोड्यूस व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड। सोनिक बूम किस टाइम पे क्रिएट होते हैं? जिस टाइम पे कि जो सोर्स है साउंड का वो क्या हो जाता है? ट्रैवल करता है एट अ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, या ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, या लेसर देन स्पीड ऑफ साउंड, या इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। आपको अगर ये बेसिक्स जानने हैं साइंस के तो आप मेरी साइंस की सीरीज देख सकते हैं, ठीक, प्लेलिस्ट में जाके, ओके। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे आपने देखा हो फाइटर जेट्स वगैरह जाते हैं बहुत तेज़ी स्पीड के साथ जाते हैं, तो जैसे ही वो निकलते हैं तो आपको उसके बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं। नेक्स्ट पूछे कि इनमें से जो कौन सा है जो मतलब करेक्ट है, जो कि सिंबल है गोल्ड का, टिन का एंड लेड का रेस्पेक्टिवली। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो वैसे इजी है, इसका आंसर है सी, यानी कि जो गोल्ड है उसको AU से दर्शाते हैं, टिन को SN से, लेड को PV से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट
कि हाउ मच परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है वीनस के एटमॉस्फेयर में एंड मार्स पे, 45, 47, 52, 55, 74, 77 या 95 to 77, यानी कि ये बता रहा है कि वीनस पे 45 है और मार्स पे 47 है, इस तरीके से। तो सेवन्थ वाले का आंसर है डी, यानी कि 95% है वीनस पे एंड 97% है मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है इनमें से मतलब कौन सा जो मेथड है वो यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट जो होते हैं कंपाउंड के अंदर में। सेपरेट करना है तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, हीटिंग मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिकम्पोजिशन जो कि फॉलो करा जाता है आयन एक्सचेंज के थ्रू। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट को जो कि प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में। जिस समय पे अगर आप देखते हैं कि वाइट वॉशिंग होती है वॉल्स की, स्लैग लाइम की, वो रिएक्ट करती है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के अंदर में और वो एक थिन लेयर फॉर्म कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को करेक्टली, तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 जो कि मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड या CO2 मिलकर CaCO3 बनाते हैं, ठीक, या कार्बन वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट या H2O बनाते हैं। तो इसका जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है नाइन्थ वाले का वो है डी, ठीक है, डी आंसर सही है। ओके, ये वैसे इंपॉर्टेंट हैं CDS वालों के लिए क्योंकि उनके रिएक्शन वगैरह आ जाती हैं, CSC प्रीलिम्स में तो इतने नहीं आते, बट ठीक है थोड़ा बहुत आपके लिए भी। इनमें से बताने की कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड आप जानते हैं ना कि सेम तरीके के मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 10th वाले का सी है, यानी कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन की है, ठीक, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। नेक्स्ट आता है कि ये जो टर्म है कौन सी, फाइलोटैक्सी, वो रेफर करते हैं किस पैटर्न को, जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसको, या ब्रांचिंग जो होती है स्टेम में, या फ्लावरिंग फॉर्मेशन जो होती है ब्रांच में, या जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसको फाइलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंपोज करते हैं DNA को, एंड किस चीज़ को, लिपिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो इसका है सी, यानी कि प्रोटीन्स, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं DNA एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है उसका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती और कंटेन करता है ओनली DNA बिना प्रोटीन्स के, तो इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोइड। तो 13 वाले का आंसर है डी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक, न्यूक्लियोइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बोला, न्यूक्लियोइड। अब ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है प्लांट सेल का और 5 पार्ट्स आपसे उससे पूछे हैं 1 to 5, तो आपका बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है अब वाले को। तो मैं इसमें सीधा पहले आंसर बता देता हूँ, आपको आसानी रहेगी 14 वाले का। तो 14 वाले का आंसर है सी, ठीक, 14 वाले का आंसर है सी, यानी कि पहला वाला जो है वो सेल वॉल को दिखा रहा है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन को। तो ये जो पहला वाला है ये सेल वॉल है, यानी कि सबसे पहले दीवार आएगी, फिर उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन होगी क्योंकि मोटी सी परत होगी तो मेम्ब्रेन होगी। और तीसरे नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तीसरे पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें आप मेरे लूसेंट वाली प्लेलिस्ट में या उसमें साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक, कि ये क्या है क्या नहीं है। और जो फोर्थ वाला है वो है आपका न्यूक्लियस और फिफ्थ वाला है वैक्यूल, ठीक, ये रहा फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है वो फेमस है पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्तमाल्यदा के लिए, मतलब सॉरी फेमस इन द सेंस कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है ये जो फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज है अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत में है, तमिल में, कन्नड़ में या तेलुगु में, तो इसका आंसर है डी, ये तेलुगु में है। ओके, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो श्वेतांबर सेक्ट के बारे में करेक्ट नहीं है। ये रेफ़र करता है मोंक्स को जो कि वियर करते हैं वाइट क्लॉथ के, रेफ़र करता है मोंक्स को जो कि माइग्रेट होते हैं साउथ ऑफ इंडियाज़ में 4th century BC में माइग्रेट हुए थे। ये रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस कैनोनिकल टेक्स्ट का जो कि इंक्लूड करता है 12 अंगाज। ये बिलीव करता है कि जो वुमेन है
वो अटेन करती हैं साल्वेशन। तो 16 वाले का जो आंसर है वो है बी, यानी कि ये रेफ़र करता है मोंक्स को जो कि माइग्रेट हुए थे साउथ ऑफ विंध्यास को 4th सेंचुरी सीई में। ये करेक्ट नहीं है और बाकी सारे करेक्ट ऑप्शन है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने नॉन करेक्ट पूछा है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन बाकी ये तीनों सही, क्योंकि श्वेतांबर जो है सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, रिकॉग्नाइज करा गया था इनका एग्जिस्टेंस 12 अंगाज में। ठीक, कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 अंगाज, इनको बिलीव करा जाता है कि वुमेन जो है वो भी अटेन कर सकती हैं साल्वेशन को। इनमें से कौन सा विक्रमखोल केव, मतलब विक्रमखोल केव कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है ए, यानी कि कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर में। नेक्स्ट है कि कंसिडर करिए ये जो लेबलोइस टेक्निक है, लेबलोइस टेक्निक है, तो क्या है? ये रेफर करता है मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पा पोइट्री, या इट रेफर टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स? तो इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, दोनों या दोनों नहीं? तो 18 का आंसर है बी, यानी कि सेकंड वाला सही है, कि ये रेफ़र करता है ये जो प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स बनाते थे, प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स बनाते थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला वाला बोलता है कि जो बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लिखी गई है गाथा लैंग्वेज में, और जो कि एक रिफाइंड वर्जन है ओल्ड प्राकृत का, जो कि यूज़ करता है यूजिंग द शारदा स्क्रिप्ट, जो कि डील करते हो टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। और इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री जो आर्यभट्ट था वो डिस्क्राइब करता है वेरियस टाइप प्रॉपर्टीज सर्कल की, जो कि बताते हैं एक एक्यूरेट वैल्यू पाई की, जो कि करेक्ट है 4 डेसिमल प्लेसेस तक 3.1416। और तरंगधारा जो कि संहिता है वो एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम पे इंडिया के। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन है, 1 2 3 1 एंड 3 1 एंड 2 2 ओनली। 19 का ऑप्शन है सी, 19 का ऑप्शन है सी, यानी कि 1 एंड 2, यानी कि तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो यानी कि जो बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट वाला जो इसमें बताया वो सही है और तीसरा वाला गलत है। ठीक, मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट कवर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए ही। तो अगर आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है, मतलब एकदम बेसिक्स पढ़ने हैं, तो आप एकदम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे भी सेम रिपीट करूँगा तो फिर क्या होगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये कराने का मकसद ये कि आपको टॉपिक्स पता चल सके कि यूपीएससी का फोकस एरिया क्या चल रहा है अभी। ठीक, और डिटेल में जानना है तो प्ले लिस्ट क्रिएटेड है, सीधे जाके पढ़ो। ठीक, वहाँ से आराम से एकदम। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में? तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं कि जो बिल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का वो इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में 4 जुलाई को एंड रिसीव करा था इसने रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन है कि जो एक्ट ऑफ 1947 है उसने कुछ बेसिक फ्रेमवर्क लेके आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस के, जिसको जाना जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो एक्ट है वो एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है बी, यानी कि बी जो है वो रॉन्ग आंसर है, करेक्ट नहीं है। बाकी तीनों वैसे करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये बी ऑप्शन है, बाकी तीनों वैसे करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये बोल रहा है कि कैबिनेट रेजोल्यूशन जो कि 1 जनवरी 2015 को आया था, तो नीति आयोग कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, या गवर्निंग काउंसिल जो कि कंप्राइज करती है चीफ मिनिस्टर्स को हर एक स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन लोग नीति आयोग में होते हैं, इतना कुल मिला के बताना है। तो 1 2 3 1 2 4 1 एंड 2 या 3 एंड 4? तो इस 21 वाले का आंसर है आपकी बी, यानी कि 1 2 एंड 4। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कब से आने लगे? बाकी इसको छोड़ के सारे हैं 1 2 एंड 4, ये तीसरा वाला गलत है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया कि जो एग्जीक्यूटिव है, द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पोररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर until the demands are voted by legislature. This is known as, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एडवांस ग्रांट दे सकती है टेम्परेरी एंड कुछ रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, जब तक
अंटिल द डिमांड्स जो कि वोटेड ना करे जाएं लेजिस्लेचर के द्वारा, तो इसको क्या किस नाम से जानते हैं? वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट अप्रोप्रिएशन बिल या एडवांस्ड अकाउंट। तो 22 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि उसको हम वोट ऑन अकाउंट के नाम से जानते हैं। और अगर आपको ये इन डिटेल में जानना है पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वर्ड्स में मैंने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं इन डिटेल। ठीक, आपको हर एक चीज़ याद रहेगी एकदम इन डिटेल, लाइन बाई लाइन मैंने लक्ष्मीकांत कवर करी है। मतलब बुक खोल लो और उसको सुनते रहो, तब भी आप फिनिश कर दोगे लक्ष्मीकांत को बहुत जल्दी। और ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर भी नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये तो आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए। इसका आंसर है बी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये तीनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इनमें से बताना है फोग के बारे में। ठीक, फोग के बारे में स्टेटमेंट उसने दिए हैं कि जो फोग है वो सिंपली एक क्लाउड है जो कि फॉर्म होता है क्लोज टू द ग्राउंड, और जो रेडिएशन फोग है वो एसोसिएटेड है रेडिएशन विद रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट नाइट। और जो एडवेक्शन फोग है वो फॉर्म होता है जिस टाइम पे जो मॉइस्चर है वो ब्लो होता है ओवर कोल्ड सरफेस एंड चिल्ड होता है बाई कॉन्टैक्ट। ठीक, तो इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका तो सीधा सीधा 24 का ऑप्शन नंबर डी है सही, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जीसी लियोंग जाके पढ़ लीजिएगा आप, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक। ओके, इनमें से बताना है कौन सा जो लैंड फॉर्म है वो फॉर्म करा गया था विंड इरोजन के द्वारा? किर्क स्टैक एंड ज्यूगन बोथ। तो जो 25 है इसका आंसर है सी, यानी कि ज्यूगन। ये तो जीसी लियोंग में एकदम अच्छे से कवर कर रखे हैं मैंने। ठीक, किर्क वाला कहाँ होता है? विंड इरोजन से थोड़ी हो जाएगा, ये तो ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स वगैरह में होता है ना। चलो बाकी इन डिटेल में आप वहाँ पे जाके देखना, अभी इन डिटेल सारी चीज़ें नहीं करूँगा, अभी तो आपको सिर्फ एक थीमेटिक एरिया बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इनको ऑप्शंस पे भी ध्यान रख सकें और इनको ध्यान दे के पढ़ें। इनमें से जो है वो एक कल्टीवेटेड नहीं है ड्राई लैंड फार्मिंग पे। कौन सी क्रॉप ड्राई लैंड फार्मिंग पे नहीं हो सकती है? ज्वार, रागी, शुगर केन या ग्राउंड नट। तो इसका आप बताइए। 26 वाले का है सी, यानी कि शुगर केन नहीं हो सकती। और शुगर केन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है, ध्यान रख लेना, शायद 2023 या 24 में आया है कि कौन सी कुछ वाटर शेड, पता नहीं कुछ ऐसे पूछा गया था कि जो सबसे ज़्यादा पानी लेती है कुछ, बट उसका आंसर शुगर था। ठीक, शुगर केन था उसका आंसर। तो ये पूछा है कि ड्राई कल्टीवेट नहीं हो सकती ड्राई लैंड फार्मिंग, तो वो है शुगर केन। ओके, बाकी अदर क्रॉप्स के बारे में भी जान लेना, क्योंकि आपके CDS 2023 वाले में रागी क्रॉप के बारे में उसने पूछा था। ठीक, तो अब आप ज्वार के बारे में जान लेना और ग्राउंड नट के बारे में जान लेना। ये फोकस क्रॉप्स हैं। क्रॉप तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी थोड़ी पढ़ेंगे, जो यूपीएससी पूछ रही है वो तो आनी ही चाहिए। इनमें से पूछ रहा है कौन सा जो सेटलमेंट है वो डेवलप होता है लेक के पास? लीनियर, क्रॉस शेप, सर्कुलर या स्क्वायर। तो 27 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि सर्कुलर सेटलमेंट डेवलप होता है। ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, वो जो सेटलमेंट पढ़ते हैं उसमें। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा जो रिसोर्स है वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व। तो 28 का जो आंसर है वो है आपके ए, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये किस पे डिपेंडेंट है? यानी कि क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि वही है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ही है ना, ओरिजिन के बेसिस पे, बेसली बात है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का? तो बताइए, एल्टास माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया या माउंट एल्गन। तो 29 का आंसर है आपके बी, यानी कि माउंट किलिमंजारो, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। इनमें से बताना है कौन सा जो एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि मनी सप्लाई को कम करने के लिए कौन सा वो एक लिया जाएगा इस टाइप गवर्नमेंट के द्वारा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स रमेश सिंह से ऐसी कवर करिए कि कभी भूल नहीं सकते हो भाई साहब, अगर एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो ये जो चीज़ें हैं ना ये उंगलियों पर रट जाएंगी, इस कदर वो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा रखी है। ठीक, तो मनी सप्लाई को रोकना है इकोनॉमी में, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? परचेज़ करेंगे ट्रेजरी बिल का, सेंट्रल मतलब जो परचेज़ होती है ट्रेजरी बिल की सेंट्रल बैंक के द्वारा
पब्लिक से स्टार्ट हो जाती है या सेल हो जाती है ट्रेजरी बिल की, सेंट्रल बैंक के द्वारा पब्लिक को, या सेल हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज का सेंट्रल बैंक के द्वारा, या परचेज होता है फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो इतना तो पता चल गया, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के रिवर्स है, तो यानी कि दो ही ऑप्शन होंगे। तो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, 1 and 4, 1 and 3, 2 and 3 या 2 ओनली। तो 30 वाले का जो है सीधा आंसर है वो है सी, यानी कि 2 and 3। ठीक है, सेल करेंगे ना तभी तो लोगों से पैसा आएगा यार, ऑब्वियसली बात है। जब सामने कुछ सामान देंगे तो सामने वाली पब्लिक हमको पैसा देगी, ठीक, तो वही चीज़ है ना। तो इसका आंसर है 3, यानी और सेल करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, सेल हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का सेंट्रल बैंक के द्वारा। ओके नेक्स्ट, यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है नैरो मनी की डेफिनेशन में। यार एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से करा रखी है मैंने। जो करेंसी पब्लिक के साथ रहती है, डिमांड डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ रहते हैं, जो बैंक का डिपॉजिट रहता है आरबीआई के साथ। तो बताओ जल्दी से इसमें कौन सा 31 का ऑप्शन सही है। 1, 2 and 4, 1 and 2, 1 and 2 and 3, 3 and 4। यस, सीधा सीधा 1, 2 and 3 लगाओ ना इसका, 1, 2 and 3। चौथा वाला कब से आ गया, बैंक का डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, ऊपर के तीनों नैरो मनी में आते हैं। अभी बताओ नैरो मनी कौन से को कहते हैं, M1, M2, M3, M4। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक। ये तो बहुत बेसिक्स इकोनॉमी, अगर आपने लेक्चर देख लेना ऐसे धूल उड़ा दोगे यार इकोनॉमिक्स की, सच में। इनसे पूछा गया कि कौन सा इफेक्ट है डिवैल्यूएशन का और डेप्रिसिएशन का करेंसी की। ये इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स में। यानी कि जिस टाइम पे आप क्या करते हैं, डिवैल्यू कर देते हैं और डेप्रिसिएशन कर देते हैं करेंसी का, तो उससे क्या हो जाता है। सेकंड ऑप्शन उसने बोला है कि इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट में, डिक्रीज हो जाता है इंपोर्ट में, इंक्रीज हो जाता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में, डिक्रीज हो जाता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में। तो इसका सीधा सीधा जल्दी से बताओ आंसर। 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 3 ओनली। तो 32 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि 2 and 3, यानी कि क्या ये एंड ये, यानी कि इसके वजह से इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट में, डिक्रीज हो जाता है इंपोर्ट में, और इंक्रीज हो जाता है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो सब्स्यूम नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर में। कस्टम ड्यूटीज़, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये जो टैक्स है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो ये जो 33 है इसका आंसर है डी, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो वो इसके अंदर में नहीं होता है। क्यों सब्स्यूम क्यों नहीं हो, अगर आप देखें तो पेट्रोल के दाम आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक। अगर जीएसटी में होता तो सब जगह सेम नहीं देखने को मिलते। ये तो कोई पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, अलग अलग पोजीशन दर्शा रखे हैं। तो ये देखो, ये आपके जो सीडीएस वाले हैं प्रॉपर उनके लिए है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ 34 का आंसर जो है वो है सी, यानी पोटेंशियल एज अ मिनिमम, और द पेंडुलम एज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। यानी कि कुल मिला के ये बोल रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो ये इसलिए ट्रू है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोजीशन आर पे होगी। पोटेंशियल का मिनिमम होना यानी कि उसका रुक जाना, ठीक, वो रुकना नहीं, मैक्सिमम होती है तो रुक जाती है, मिनिमम होती है तो इधर उधर घूमती रहती है, ठीक, इधर उधर घूमता रहता है और बाद में धीरे धीरे एकदम आके वो सेंटर में रुक जाता है। नेक्स्ट इनमें से बोल रहा है कि वो इनमें से कौन सा मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, मतलब किस मीडियम में आपके स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी, ग्लास में, स्टेनलेस स्टील में, वाटर में, या ऑक्सीजन में। ये तो मैंने अपने उसमें कराया भी और बताया भी था, और किस तरह क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताया था, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इसमें भी आ गया। तो साइंस एंड टेक वाला मेरा वो वीडियो देख लेना जाके, तो एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। स्टेनलेस स्टील क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो बहुत जल्दी से साउंड ट्रेवल करती है। ओके नेक्स्ट है, ये बेसिकली ये आपके सीडीएस वालों के लिए हो जाएगा ज़्यादा। तो इसको 36 वाले का आंसर मैं बता देता हूँ। 36 वाले का जो आंसर है वो है आपके सी, ठीक। 36 का आंसर है सी। 37 का ये बताता है कि आपको अगर चेंज करना है, करेक्ट रिलेशन क्या है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये तो बच्चे को रटा होना चाहिए, ये तो बचपन में हम पढ़ते हैं। ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इक्वल टू 9/5 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये करेक्ट फार्मूला है। रेयर टू डेंसर मीडियम में अगर कोई ट्रेवल कर रही है लाइट बीम, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन ही बता देता हूँ, 38 का जो है वो है आपके ए, क्योंकि जिस टाइम पे कोई भी लाइट बीम ट्रैवल करती है रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, तो
स्लो डाउन हो जाती है एंड बैंड्स हो जाती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो वो लाइट है। ये भी मैंने अपनी साइंस वाली प्लेलिस्ट में करा रखा है, विद डायग्राम बताया था ये तो मैंने। इनमें से कौन सा जो है वो केस है जिनमें बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखने को मिल जाएंगे? बर्निंग ऑफ कैंडल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड या रस्टिंग ऑफ आयरन। तो 39 वाले का आंसर है ए, यानी कि बर्निंग ऑफ केमिक वो कैंडल में आपको दोनों चीज़ देखने को मिल जाएंगे, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डायमंड एंड ग्रेफाइट के लिए? डायमंड ग्रेफाइट के लिए तो डायमंड एंड ग्रेफाइट में सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो डायमंड है वो हार्ड होता है, बट जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है वो बोथ नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो आंसर है 40 का वो है आपके बी, यानी कि जो डायमंड है वो हार्ड है, बट जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ है एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट जैसे आप पेंसिल रहती है उसके अंदर में जो नोक रहती है वो स्लिपरी नहीं रहती है, डायमंड काफ़ी हार्ड रहता है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है? शुगर, एयर, मिल्क या टी? तो इसमें जो कंपाउंड है वो है शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से टोटल नंबर ऑफ नेचुरल ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? तो 140, 94, 86 या 82? तो ये तो बेसिक है, 94 है नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एसिड्स के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में, सिक्रीट करा जाता है स्टोमक के द्वारा। एसिटिक एसिड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है विनेगर का। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है आपको टैमेरिंड पेस्ट में। लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन करते हैं साइट्रिक एसिड, मतलब लेमन साइट्रिक एसिड करता है, ऑरेंज के अंदर में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये तो ऑप्शन पढ़ते ही सीधा पता चल गया था भाई साहब इसमें कि ये ऑक्जेलिक एसिड वाला जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, तो अब बताओ टैमेरिंड में फिर कौन सा एसिड मिलता है? टैमेरिंड पेस्ट के अंदर में। तो 43 का सी है। 44 इसमें बोल रहा है कि इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है ऑर्गेनेल्स का एंड उनके फंक्शन का। ठीक, तो इनमें से मैं आपको करेक्ट वाला ही बता देता हूँ, इसका है ए ही, क्योंकि वो सीधा सीधा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन का करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में फंक्शन है, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन्स के। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है कि जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम या टेप वॉर्म में? तो 45 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि टेप वॉर्म में जो है वो क्या है, एब्सेंट आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल जो है। वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू टॉल ट्रीज में। जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर में और जो प्रॉपर्टीज़ है वाटर की जो कि हेल्प करता है वर्म मूवमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन एंड कोहेसन, या ट्रांसपायरेशन, पुल एंड कोहेशन एंड एडेशन, रूट प्रेशर, कोहेसन एंड एडेशन, या ट्रांसपायरेशन एंड एडेशन। तो ये वैसे मैंने अपने साइंस वाले उसमें डिटेल में कवर कर रखे हैं, एडेशन, कोहेशन, ये सारी चीज़ें। तो 46 वाले का जो आपका ऑप्शन है वो है बी, यानी कि कौन सा है? ट्रांसपायरेशन, पुल, कोहेशन एंड एडेशन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होता है। जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो जो होता है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, एक इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट पढ़नी है तो PMFIS वाली प्लेलिस्ट देख लेना मेरी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन, फ्लो, एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स की एक इकोसिस्टम में? तो जो एनर्जी फ्लो वो साइक्लिक होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक, या बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो यूनिडायरेक्शनल, या बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक होते हैं। तो 47 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है एंड जो न्यूट्रिएंट फ्लो है वो साइक्लिक होता है। ओके, 48 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोफाइट है? कसकटा, राइजोपस, स्पाइरोगेरिया ग्रास, ये सारे NCERT वाले एग्जांपल्स हैं। NCERT इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइजोपस जो है वो एक सेप्रोफाइट है। ठीक है, राइजोपस एक सेप्रोफाइट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, इनमें से इन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इनमें से कौन सा एक हैप्लॉइड सेल नहीं है? न्यूक्लियस, सिनर्केट, एग या एंटीपोडल? तो 49 का आंसर है ए, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड सेल नहीं है।
अरेंज करना है आपको शिवाजी से एसोसिएटेड इन चीज़ों को। ठीक, तो पहला अटैक हुआ था अफजल खान में, अटैक हुआ था अफजल खान पे, कैप्चर हुआ था तोरना का, अटैक हुआ था शाइस्ता खान पे, अनेक्सेशन हुआ था जाबली का। तो 50 वाले का जो आंसर है वो ए है, यानी कि सबसे पहले हुआ था ये सेकंड वाला, फिर हुआ था फोर्थ, और फिर हुआ था 1, और फिर हुआ था 3। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। 51 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, इनमें से आपको बताना है कि जो बुक है द इंडिया स्ट्रगल 1920 टू 1940 1920 1942 ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सीधा आंसर पता होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन को ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सा, अगर आप देखेंगे, वो एक वुमेन नयनार संत नहीं है, नहीं है। तो कराइकल अम्मायार, मंगयार कराशियस, मंगयार ककाराश्यार, अंडल ईसाई गन्नेनियार। तो इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने वाले भी हो जाते हैं, स्किप करने वाले, बट हाँ इसका आंसर है अंडल। बाकी ये जो तीनों हैं वो नयनार संत हैं। ठीक, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। नगरकनी जो कि लैंड ओन करी जाती है नगरम के द्वारा, नत्तर मेल सरपेंटाइटी होता है यूपा, सैक्रिफिशियल पोस्ट होती है वायरगल, हीरो स्टोन होता है तमिलनाडु वाले एरिया में। तो 53 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं, बाकी तीनों सही हैं। ठीक, बाकी तीनों सही हैं। नगरकनी जो कि लैंड ओन करा जाता है नगरम के द्वारा, यूपा सैक्रिफिशियल पोस्ट होती है, और वैरगल हीरो स्टोन होता है तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक, इनमें से कौन सा जो है फेमस गुप्ता पीरियड है देवगढ़ टेम्पल, मतलब वेर इज़ द फेमस गुप्ता पीरियड देवगढ़ टेम्पल सिचुएटेड, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका तो सीधा आपको पता होना चाहिए, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट इनमें से बताना है स्टेटमेंट जो नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में है, चोला पीरियड के समय पे जो था, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो शिवा है वो बैलेंसिंग दिखाए गए हैं अपने आप को करते हुए, अपनी राइट लेग पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रू भव, या शिवा जो कि अपना रेस करते हैं लेफ्ट लेग को, और भुजंग त्रयस्था स्टांस में, और रिप्रेजेंट करते हैं किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटी माइंड, यानी कि जो इल्यूजन वगैरह हैं उन सबको दूर भगाना डिवोटी के माइंड से। ये जो मेन राइट हैंड है वो होल्ड करता है डमरू, और शिवा का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो 55 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि सेकंड वाला ही करेक्ट है, यानी कि सेकंड वाला ही करेक्ट है। तो इसको ध्यान रख लेना, यानी कि ये जो 55 है इसका आंसर है बी। 56 पे चलते हैं, 56 वाले पे। 56 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई साहब ये जो आपका मतलब आसियान है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पिछली बार भी शायद आसियान नहीं सार्क के बारे में पूछा था, तो ध्यान रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में भी ये पूछते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता होनी चाहिए। SCO हो गया, आसियान हो गया, G20 हो गया, जो न्यूज़ में रहती हैं वो आपको तो खासकर पता होना चाहिए उनके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है इसके बारे में क्या है कि जो चेयरमैनशिप है आसियान की वो रोटेट होती है एनुअली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, इंग्लिश नाम के अकॉर्डिंग, और जो चेयरमैनशिप डिसाइड करी जाती है वोटिंग करके मेंबर स्टेट के बीच में। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी आसियान का मोटो है। 12 अगस्त सेलिब्रेट करा जाता है आसियान डे। तो 56 का जो आंसर है वो आपका क्या है, वो है बी, यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि पहला एंड तीसरा सही है। ओके, बाकी दोनों गलत हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। PDS सिस्टम जो है, PDS जो है कि ऑपरेटेड है अंदर जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड स्टेट यूनिट टेरिटरीज के। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एज्यूम करता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फूड ग्रेन्स के स्टेट गवर्नमेंट को, जो सेंटर एंड स्टेट है वो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, या जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडिशनल आइटम मास कंजम्पशन का थ्रो PDS आउटलेट्स जैसे कि पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और एक्सेट्रा। तो 57 का जो आंसर है वो है आपके बी, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि सेंटर जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता एलिजिबल बेनिफिशियरीज को वो करने के लिए। ये तो राशन कार्ड होता है, सारे स्टेट का अलग अलग होता है, तो वो तो स्टेट बनाता है ना एक तरीके से, अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट आता है कि आपका
इनमें से कौन सा जो कंसेप्ट है वो कंसिडर करा जाता है एज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी या सिक्योरिटी? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 58 का एकदम सीधा पता होना चाहिए, वो है सी, यानी कि 1, 2 एंड 3। ये सिक्योरिटी वाला कब से आ गया? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी काउंट होते हैं एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? यानी कि जो लॉन्च हुआ था ये तो बता रहा है कि फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का 1962 में होता है, कंप्लीशन जो होता है कंटिन्यूस अराउंड द वर्ल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल लिंक 1997 में होता है, क्रिएशन हुआ था स्विफ्ट सिस्टम का वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर के लिए 1977 में। रशिया यूक्रेन की वजह से ये न्यूज़ में आ गया था क्योंकि रशिया को हटा दिया स्विफ्ट सिस्टम से। ठीक, इसमें अकाउंट डिटेल होती हैं जब कोई कंट्री ट्रेड करती है। तो इंट्रोडक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब का 1995 में। तब आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है 59 वाले में? तो वो है डी, यानी कि ये जो दे रखा है 1955 में आया था WW। ठीक, बाकी तीनों सही हैं। इनमें से बताना है कौन सा टाइप की सॉइल दे रखी है, इसकी करेक्टरिस्टिक, मतलब करेक्टरिस्टिक देख के आपको बताना है कि कौन से टाइप की सॉइल है। और ये 2023 वाले के फर्स्ट वाले में भी आया था, जिसका आंसर आई थिंक लेटराइट सॉइल था या एल्यूवियल सॉइल वाला था, उसकी करेक्टरिस्टिक दे रखी थी आई थिंक लेटराइट सॉइल की। तो यानी कि सॉइल जितने भी हैं उनके आपको करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। कंटेन करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड ये इनफर्टाइल होते हैं इस वजह से। ये जो स्ट्रक्चर है वो रेंज करता है फ्रॉम सैंडी टू लोएमी। ये जो हैं ये वाइड स्प्रेड है वेस्टर्न गुजरात में और डेल्टास में, ईस्टर्न कोस्ट के एंड जो सुंदरवन एरिया है वेस्ट बंगाल का उधर साइड में। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 60 का डी, यानी कि ये जो है ये सैलाइन सॉइल है। ठीक, 61 देखते हैं। यानी कि जो आप इनमें से कौन सा जो स्टेट कैपिटल है वो क्लोज में है इक्वेटर के? हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी या मुंबई? तो 61 वाले का जो आपका आंसर है वो है सी, यानी कि पणजी जो है वो इक्वेटर के पास देखने को मिल जाती है ये स्टेट कैपिटल जो है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेड टू द इक्वेटर? ठीक, तो पणजी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो कि ऑफिशियली प्रोक्लेम करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एज द मेजर ऑफ कंट्री प्रोग्रेस? अरे यार, इसमें तो सीधा सीधा आप बिना देखे भी लगा सकते हैं, भूटान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है यार। ये तो एनवायरनमेंट पे भी इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, बस पूछो मत। अब इनमें से बताना है, ये आपको क्लाउड्स के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट है कि जो दो मेजर फॉर्म है क्लाउड्स की वो स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म है। और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जो क्लाउड्स हैं वो क्लासीफाई करे जाते हैं, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस जो है वो टाइप है हाई क्लाउड्स के। जो क्लाउड्स हैं हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम वो प्रोड्यूस करते हैं प्रेसिपिटेशन। तो 63 का आंसर है बी, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि तीसरा वाला जो है वो गलत है। ये टाइप्स नहीं है, ये तीनों टाइप्स कैसे हैं भाई हाई क्लाउड्स के? ये तो है ही नहीं। 64। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा जो है एक्सपेंडिचर वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फिजिकल डेफिसिट से और हम प्राइमरी डेफिसिट पे पहुंच जाते हैं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडरीज या इंटरेस्ट पेमेंट या पेंशन? तो 64 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर दीजिए फिजिकल डेफिसिट से तो आप प्राइमरी डेफिसिट पे पहुँच जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग 2021 टू 2022 किस कारण से? क्योंकि शार्प इंक्रीज़ हुआ है इंटरनेशनल प्राइस में, क्रूड ऑयल का डिक्रीज़ हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पोस्ट कोविड, या डिसरप्शन हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन का, या हाईली फ्रेट कॉस्ट आपको देखने को मिली? तो इसमें से आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये तो 65 का आपको सीधा मतलब बेसिकली अगर देखें तो 1, 3 एंड 4, यानी कि दूसरा वाला जो है वो गलत है कि डिक्रीज़ हुआ था इकोनॉमिक एक्टिविटी में पोस्ट कोविड में, इसकी वजह से आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्रीज देखने को मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी इफ़ अगर जो पीपल हैं वो स्टार्ट कर दें करेंसी को ज़्यादा रोकना अपने हाथ में एंड लेस इन डिपॉजिट्स में कम, स्टार्ट होल्डिंग मोन करेंसी इन हैंड, मतलब डिपॉजिट ना करें बैंक में जाके अपने पास रखें, तो उस समय पे क्या होगा? मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा, या मनी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। 66 का है बी, क्योंकि जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा ही रहेगा, डिपॉजिट होगा नहीं तो किस तरीके से वो मनी और बढ़ेगी। तो एक इनमें से बताना है ये जो SDG इंडेक्स है जो कि डेवलप करा गया था
नीति आयोग के द्वारा, वो इंक्लूड करता है 17 SDG हर एक स्टेट के लिए। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है उस इंडेक्स में? तो बताओ जल्दी। जीरो हंगर, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, लाइव वाटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो 67 का तो रटा हुआ होना चाहिए, बी वाला, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है। ठीक, ये नहीं है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर सारी चीज़ कांस्टेंट रहें तो जो मार्केट सप्लाई है गुड्स की वो इंक्रीज़ होगी। इफ़ अगर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, ये जो प्राइसेस हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो डिक्रीज़ हो जाए, ये जो प्राइसेस हैं अदर गुड्स के वो डिक्रीज़ हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो वो है ए, यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक। 69 पॉवर्टी इन इंडिया के रिगार्डिंग में, कि जिस टाइम पे मतलब अगर आप देखें वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, जिस समय पे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर रहे थे, तो जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बोर्ड डिटरमाइन फॉर सबसिस्टेंस, एंड जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट थी इंडिया में वो 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, रूरल एरियाज़ में 2100 पर पर्सन पर डे, अर्बन एरियाज़ में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वो है सी, दोनों ही सही हैं ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? शिवाजी ने सेंड करा था एम्बेसडर बॉम्बे, जिससे कि वो नेगोशिएट कर सके एग्रीमेंट इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स के साथ। इनका जो चीफ मोटिव था वो था कि सिक्योर करना इंग्लिश एड को अगेंस्ट सिद्दीज ऑफ टांडा राजपुरी, और वो सप्लाई चाहते थे ग्रेनेड्स की, मोटर्स की एंड अदर एमिनेशन की। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। तो 70 वाले का है डी, यानी कि 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक, यानी कि ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है। आपको बताना है इसमें से कि जो फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खरवेला की, उसने मेंशन करा डेट इन 11th ईयर ऑफ हिज रेन, की जो खरवेला ने उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था कॉन्फेडरेसी तमिल स्टेट्स की त्रामिरा देशा संगठम, और विच हैड लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ डेंजर। हाउ ओल्ड वॉज दिस कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट एट दैट टाइम? तो कितने सालों तक वो चली थी, कितने साल पुरानी थी? तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस छोड़ने लायक हो जाते हैं अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि एकदम बहुत पास पास की फिगर दे रखी है, 110 ईयर ओल्ड, 111 ईयर ओल्ड, 112, 113, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो इसका आंसर है डी, 113 ईयर ओल्ड। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वैष्णव संत जो कि असम के हैं, शंकर देवा, जो कि उसके बारे में करेक्ट है? इनकी जो टीचिंग्स है उनको जाना जाता है भगवती धर्म के नाम से, और इन्होंने इनक्रेज करा था इस्टेब्लिशमेंट शतारा का और मोनेस्ट्रीज का एंड नामकर्स का और प्रेयर हॉल्स का ट्रांसमिशन हो सके स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन्होंने मेजर कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगी कीर्तन घोष। तो इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वो है सी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो अब्दुल रज्जाक हैं वो एक एम्बेसडर थे ऑफ द रूलर ऑफ पर्सिया, जो इनको सेंड करा गया था कैलिकट 15th सेंचुरी में, और ये ग्रेटली इम्प्रेस्ड हुए थे कलकत्ता के फोर्टिफिकेशन से, क्लाइमेट कंडीशन से, कोस्टल टाउन की, हाई क्वालिटी स्पाइसेस से प्लेस की, या म्यूजिकल ट्रेडिशन से प्लेस की। तो जो 73 है इसका आंसर है ए, यानी कि फोर्टिफिकेशन से कैलिकट की, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे ये। ठीक। 74 अगर आप देखेंगे रेस टू ज़ीरो कंपेन जो है उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो था रेस टू ज़ीरो कंपेन का वो बिल्ड करना है मोमेंटम अराउंड द शिफ्ट टू अ डीकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी। ये रिलेटेड है थ्योरी ऑफ जीरो सम गेम से। तो 74 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि सिर्फ ए, यानी कि 1 ओनली वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सेवेंटी 75 यानी कि इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद रेफरेंस टू इंडिया करेक्ट है? ये एम्फेसिस करता है मेंटेनिंग के लिए हाई ग्रोथ रेट इसेंशियल, जो कि रेस करने के लिए ज़रूरी होती है लिविंग स्टैंडर्ड एक वास्ट मेजॉरिटी का पीपल की इंडिया के, एंड रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। ये रिलीज़ हुआ था 2014 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नीदर? तो ये जो 75 है इसका आंसर है ए, यानी कि 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली। ओके, 1 ओनली। व्हाट डज इंडिया ब्लू ग्रोथ
रेफर्स टू अपग्रेडेशन करना इंडियन एयरफोर्स का, डिस्करेजिंग फार्मर्स फ्रॉम यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक, यानी कि डिस्करेज करना फार्मर्स को पेस्टिसाइड के यूज़ ना करें, या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो कि सपोर्ट करती है सस्टेनेबल ग्रोथ मैरीन एंड मैरीटाइम सेक्टर्स में, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना इंडिया के ब्लू कॉलर वर्कर्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जो 76 है इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो कि सपोर्ट करती है सस्टेनेबल ग्रोथ मैरीन एंड मैरीटाइम सेक्टर्स में। ऑपरेशन सद्भावना जो कि लद्दाख में था, तो उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इंडियन आर्मी जो कि अंडरटेक करती है वेलफेयर एक्टिविटीज़ के, जैसे कि सच एस रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स इन रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख, ठीक, आर्मी गुडविल स्कूल्स जो चलते रिमोट एरियाज में लद्दाख के, इसके एम है बिल्ड करना हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ लद्दाख में। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नीदर। तो 77 का जो है वो 1 ओनली ठीक है, ठीक, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है। 78 यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि वो परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का? फ्रांस, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो 78 का आंसर है क्या? सी, यानी कि जापान जो है वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम है। इनमें से पूछा है कि कंसिडर करिए स्टेटमेंट को अबाउट सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो मरकरी, मतलब उसके बारे में बताएं कुछ चीज़ें। तो मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस हैज़ 2 मून्स, या कोई भी लैंड नहीं है जुपिटर पे, या जो रिंग्स है सैटर्न की वो कंपोज करती है लंप्स ऑफ आइस एंड डस्ट। तो 79 वाले में कौन सा स्टेटमेंट? डी, यानी कि फर्स्ट 3 एंड 4, यानी कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वीनस हैज़ 2 मून्स वाला जो है। इनमें से कौन सा जो पास है वो लोकेटेड नहीं है इंडियन हिमालयन रीजन में? जोजिला पास, बोलन पास, सिपकला, ये लिपू लेक, ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए। इंडियन हिमालयन रीजन में कौन सा नहीं है? अब जल्दी से बताओ इसका आंसर। वो है बी, यानी कि बोलन पास। बाकी सारे, यानी कि जोजिला, सिपकला, लिपू लेक, ये सारे हैं। और आप इसके स्टेट भी मेंशन कर दो क्योंकि ये तो मोस्ट बेसिक है, बेसिक पासिस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। इनमें से कौन सा जो सेट ऑफ ट्री है बिलोंग नहीं करता है टेम्परेट फ्लोरल जोन को हिमालय के? कैश्यूनट, मैग्नोलिया, ओक एंड मैपल, रोहोडीडेंड्रॉन्स, बिर्च एंड लॉरेल्स। तो 81 का जो आंसर है वो आपके क्या होना चाहिए? वो है ए, यानी कि कैश्यूनट एंड मैग्नोलिया। ओके, कैश्यूनट एंड मैग्नोलिया बिलोंग नहीं करता है टेम्परेट फ्लोरल जोन को, ठीक। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में? जो प्लांटेशन है उसने फार्म करा था एस्टेट साइंटिफिकली मैनेज्ड, प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर करता है हैवी कैपिटल आउटले, प्लांटेशन फार्मलैंड है मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, प्लांटेशन फार्मर्स जो कि रियर करते हैं एनिमल्स को सेल के लिए। तो 82 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि प्लांटेशन फार्मर्स जो हैं रियर करते हैं एनिमल्स को सेल के लिए। अब आपको बताना है इनमें से मतलब कौन सा करेक्ट मैच द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या है एक तरीके से। 83 का मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, वो है डी, यानी कि 3142, यानी कि जो रोका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो कहाँ है? ब्राज़ील में। और जो चेन्ना है वो श्रीलंका में, और जो मसूले है वो है ज़ेयर में, और जो तमराई है वो है थाईलैंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा जो पैलियोलिथिक टूल्स है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? जो इसामपुर है वो वेल नोन सेंटर है स्टोन टूल मैन्युफैक्चर के लिए, जो कि लोकेटेड है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, एंड सिचुएटेड है अलोंग अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कामताहला। एक पैलियोलिथिक ब्लेड है जो कि एक फ्लेक टूल है, और जो लेंथ है इसकी मोर देन है ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इसका जो 84 वाले का जो आंसर है वो है सी, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। इनमें से जो कौन सा है स्टेटमेंट वो आपको सही देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया के रिगार्डिंग में, अबाउट साइंस इन मिडिएवल साउथ इंडिया। तो जो कतापायदी सिस्टम था न्यूमरल्स का वो इन्वेंट हुआ था बाय वरुची ऑफ केरला, जो कि ऑथर हैं चंद्रवाक्यास के, जो कि यूज करते हैं used for calculating the position of moon on any day of the year।
ठीक है, मतलब यूज़ करा जाता है इसका मून की पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी दिन ईयर के। अच्युता पिशारती 1550 से 1621 के बीच में उन्होंने लिखा था उपारागाग्रियामक्रा टेक्स्ट ऑन एक्लिप्स। और रवि वर्मा जो थी महोदयापुरम जिन्होंने सेटअप करी थी ऑब्जर्वेटरी एंड इज ऑल्सो सेड हैव इनॉग्रेटेड द कोलम एरा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना होता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे बढ़िया जो आते हैं पहले वो कर लो, क्योंकि भाई अगर मैं इस पेपर को दे रहा होता उस समय पे ये क्वेश्चन मैं सीधा सीधा छोड़ देता। 85 का जो आंसर है, 85 का जो आपके आंसर है वो क्या है, वो है आपके डी ऑप्शन। ठीक, 85 का जो वो है आपके, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। भाई अगर तुक्का लग जाता तो सही था आप लोगों का, मैं तो इसको छोड़ देता। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी तो ध्यान भी नहीं रहती है और पता भी नहीं चलता कि हाँ अच्छा ये भी पढ़ना था। इनमें से कौन सी जो डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की, वो इशू करती है डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड बाद में वो संस्कृत में इशू करती है? तो चोलास तमिलनाडु के, पांड्यास पोस्ट संगमीज के, पल्लवास टोंडाई मंडलम के, या गंगास कली कलिंगनगर के? तो 86 वाले का जो आंसर है वो है सी, यानी कि पल्लवास जो है टोंडाई मंडलम के। इनमें से कौन जो कि ऑथर हैं ग्वालियर प्रहस्ती के, मिहिर भोज के? ठीक, नागभट्ट, वत्सराज, या वालादित्य, या काकोकुका व काका कुका? तो 87 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि बालादित्य। जो सहेलजिया कल्ट है, वो सहाजिया कल्ट है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी 10th और 11th सेंचुरी में। ये यूजुअली एसोसिएटेड थे किससे? अर्ली भक्ति ट्रेडिशन से, या काइंड ऑफ अर्ली सूफीज़म है, या अर्ली उपनिषदिक फिलोसफी है, बुद्धिज्म है? तो 88 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है ये। जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है सुहास शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इनमें से मतलब कौन सा जो है बेसिक फीचर लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री फेयर इलेक्शन, या फंडामेंटल राइट्स? तो 89 का है ए, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पंचायत के बारे में भारत में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट है? यानी कि एक प्रोविज़न है रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, एंड जो पंचायत है वो ऑथोराइज नहीं है कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। तो जो 90 है इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि वन ओनली, कोई भी प्रोविज़न नहीं है रिजर्वेशन से रिलेटेड सीट्स के, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के। ठीक, तो यानी कि ये जो मतलब सॉरी इसका पूछा था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रोविजन है रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, बट पंचायत जो वो ऑथराइज नहीं है कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस। तो इसलिए 90 का जो ए ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट ओनली ऑप्शन ही करेक्ट है। मिशन इंद्रधनुष जो कि लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में, उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? ये रिलेट से प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन से सर्विसेज के। ये मीट करता है डाइवर्स हेल्थ नीड्स एडोलेसेंट्स की। ठीक, और आगे इसमें कि ये इसका एम इंक्रीज़ करना, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज चिल्ड्रन के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव अचीव करना यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के। तो इसका जो आंसर है 91 का, वो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए सी है कि एक इम्यूनाइजेशन करना। ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन। 92 का है कि आपको बताना है कि कौन सा जो अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है EWS से। अरे भाई ये तो सीधा सीधा 101 आप इसका आंसर लगा के आने वाले थे, बट उसने अमेंडमेंट एक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 92 का? वो होगा डी, 103rd अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, 101 बताओ किससे रिलेटेड है? अब इसमें बताना है कि जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है जिस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो। ठीक, वो कौन सा है? इज़ नॉट सस्पेंडेड। तो ये तो भाई आपको इसमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसका तो सीधा सीधा भी बता सकते हो आप, एकदम ऑप्शन देखा इसका सीधा क्या, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 2021 देखे थे ना, 20 एंड 21, आप उसमें पढ़ लेना मेरे पॉलिटी वाले सीरीज़ में जाके। ये जो क्वेश्चन है, कोई भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आता है लोकसभा के, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन
डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मेंबर के लोकसभा के, तो वो डिसाइड किसके द्वारा करा जाता है? अरे भाई यार, ये तो एकदम सीधा आपको पता होना चाहिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अलावा कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMU से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इस्टेब्लिश हुई थी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में। इस्टेब्लिश हुई थी प्राइमरली सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेवी लोकेटेड चेन्नई में। इस्टेब्लिश हुई थी एक्सटेंड करने के लिए बेनिफिट नॉलेज स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एसोसिएट करके क्लोजली विद लोकल रीजनल एंड नेशनल इशू डेवलपमेंट के। तो जो आपका ये 95 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है क्या? वो है बी, यानी कि ये वाला करेक्ट नहीं है। ठीक, मतलब ऑप्शन तो यही सही है बट वैसे करेक्ट नहीं है। वैसे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक, ये सपोर्ट करने के लिए थोड़ी आएगी इंडियन नेवी को यार। ठीक, ये क्या करेगी सपोर्ट उसमें? आपको बताना है प्लेटी और कॉन्टिनेंट कौन से, उसमें कौन सा प्लेटी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। 96 वाले का सही आंसर हम आपको बता देते हैं, वो है बी, यानी कि 1 एंड 3। एबिसीनियन अफ्रीका में है, और एनाटोनिया ये आपका एशिया में देखने को मिलेगा। और आइबेरियन नॉर्थ अमेरिका कब से हो गया भाई? और पैटागोनियन ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों बताओ ये कहाँ है इसकी लोकेशन? अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा जो पेयर है आइसोलाइंस का एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ का करेक्टली मैच है। ठीक, तो करेक्टली मैच 97 का ए ही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। आइसोनोफ स्नोफॉल से रिलेटेड, आइसोहेल सनसाइन, आइसोहेलाइन सैलिनिटी, आइसोहाइब्स इसने क्लाउडलीनेस से बताया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 98 इनमें से बताया है लोएस्ट टू हाईएस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। करेक्ट ऑर्डर क्या है क्लाउड्स का? असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट टू हाईएस्ट हाइट फ्रॉम सरफेस। ठीक, तो जो इसका करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है 98 का वो है डी, यानी कि 2413। पहले निम्बो स्टेटस, फिर अल्टो स्टेटस, फिर सीरो क्यूमुलस, और फिर आएगा आपका क्या? थर्ड वाला सीरस। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये भी सीधा सीधा इसका तो मैं भाई सीधा बता ही देता हूँ। ए, यानी कि 123 पिंक रिवोल्यूशन स्ट्रीम प्रोडक्शन से रिलेटेड, येलो ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ब्लैक रिवोल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन से। गोल्डन रिवोल्यूशन बताओ किससे? इसमें एग प्रोडक्शन दे रखा है। और ये भी बताना है कि फिर एग किससे रिलेटेड है। ये तो मोस्ट बेसिक चीज़ें हैं। नहाई के रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? नहाई जो वो कलेक्ट करता है फीस नेशनल हाईवे पे, नहाई जो कंडक्ट करता है ट्रेनिंग हाईवे इंजीनियर्स के एंट्री लेवल पे एंड सर्विस में, नहाई प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भारत में एंड अब्रोड, नहाई जो कि रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स फॉर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। तो जो 100 है इसका आंसर है बी, यानी कि ये वाला गलत है। एक तरीके से ये ऑप्शन गलत है, यही सही आंसर है, लेकिन बाकी सारे वैसे ऑप्शन सही हैं। ठीक, ये आपसे नेशनल क्लीन फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। ये जो NCGG है वो सेटअप हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ वो सेटअप बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च जो कि उसने रीक्रिश्चेंट करा था एंड सबज्यूम हो गए थे वो NCGC में। NIAR और NCGC जो एक एपेक्स लेवल ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, जो चेयरपर्सन है गवर्निंग बॉडी के NCGG के, वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं इसके। तो ये जो है आपका 101वां, इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक, ये वो है बी, यानी कि 2 एंड 4 सही है, बाकी ये जो दोनों हैं वो गलत है, 1 एंड 3। ठीक, इसमें करेक्ट सीधा सीधा डेट बता देता हूँ। इसमें 102 वाले का वो है बी, यानी कि 2143, यानी कि जो 6th एडिशन था उसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल योगा डे वाले की? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और बी, यानी कि ये जो 7th एडिशन है उसकी थी योगा फॉर वेलबींग। 8th एडिशन जो हुआ था उसकी थी क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और 9th एडिशन वाले की थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो अभी आपको प्रेजेंट वालों की ध्यान होनी चाहिए, थोड़ी सी ध्यान रख लेना, थीम भी पता होनी चाहिए कई बार, क्योंकि योगा ही कराया जा रहा था लोगों से कोविड के टाइम पे। जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है IBSAMAR जो कि कंडक्ट करी गई थी नेवीज़ के द्वारा, कौन कौन सी कंट्री की थी? तो इसका भी सीधा बता देता हूँ। 103 इसका ऑप्शन है डी, यानी कि इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के द्वारा करा गया था। इनमें से जो है कौन सी सिटीज़ जो है वो हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेंट्री लोकेटेड है?
इनमें से कौन से सिटी में? तो इसका आंसर है सी, यानी कि कायरो में। ठीक, कायरो में। किस रिवर के अंडर में, यानी कि किस रिवर हैज़ इंडिया की जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल कंस्ट्रक्ट होगा? तो ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है? हुगली में। और हुगली वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ही है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है फॉलोइंग सेट ऑफ नेशनल टीम्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 में। तो ये करंट अफेयर रिलेटेड है, तो इसके तो मैं सीधे बता देता हूँ, अभी के पता होने चाहिए आपको तो वैसे। तो इसका जो 106 है, इसका आंसर है बी, यानी कि लेबनान, क्यूबेट एंड पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक। किस बटरफ्लाई का जो नाम है वो रिसेंटली ऑफिशियल बटरफ्लाई करा गया है उसको, जम्मू एंड कश्मीर की किस स्पीसीज़ को बटरफ्लाई की नेम करा गया ऑफिशियल बटरफ्लाई? तो 107 वाले के करंट अफेयर टाइप से तो ये ब्लू पेंसी है। ठीक, ब्लू पेंसी। इनमें से बताना है जो कौन सी जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है इलफेटेड टाइटन सबमर्सिबल, जो कि रिसेंटली इम्पोर्ट, मतलब आपको पता है ना वो समुद्र में गई थी वो एक सबमरीन, फिर वो मतलब उसमें जो पैसेंजर जितने भी गए थे टाइटैनिक वगैरह को देखने के लिए, तो वो पूरी तरीके से उसमें वो डेथ हो गई थी उन लोगों की। ठीक, तो वो कौन सी थी उसका नाम बताना है। तो 108, ये तो न्यूज़ में रहा था। करंट अफेयर, ओशियन गेट एक्सपेडिशन। ठीक, ओशियन गेट एक्सपेडिशन उसको ऑपरेट कर रही थी। इनमें से कौन सा जो कि लॉन्गेस्ट रोड टनल है? तो वो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसमें ये पूछ रहा है कि पद्म विभूषण और पद्म अवार्ड कैटेगरी मतलब कौन कौन से किसमें किसको मिला 2023 वालों के? तो ये करंट अफेयर वाला है, तो ये भी मैं सीधे बता देता हूँ आपको। आपको रिसेंट के पता होना चाहिए थे। ठीक, 110 वाले का आपका जो है वो है ए, यानी कि 4321। दिलीप महले ने 20 इनको ओस्थमस मिला मेडिसिन में। सुधा मूर्ति जी को मिला सोशल वर्क के लिए। SM कृष्णा को मिला पब्लिक अफेयर के लिए। SL भैरप्पा को मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग में। ठीक, और ये फेस्टिवल दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, और इससे स्टेट पूछी गई है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आपको सबको पता होगा कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ लगा सकते हो 3412, लेकिन 2 ऑप्शन में 3 है, तो 3412 यानी कि नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। चपचारकुट ये आपका कहाँ? मिजोरम। नोक्रेम डांस फेस्टिवल आपका मेघालय, और सागादवा ये सिक्किम में। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग कंट्रीज़ ने इंडिया के प्रोक्योर्ड करा S-400 ट्रिम ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? तो ये भी 112 का डी, यानी कि वो रशिया है S-400 से रिलेटेड। तो अभिनव बिंद्रा जो कि विनर थे फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल के भारत के लिए, इन्होंने गोल्ड जो था वो जीता था शूटिंग इवेंट में। किस ओलंपिक गेम में, मतलब इन विच ओलंपिक गेम्स? ठीक, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। 10 मीटर एयर पिस्टल लंदन, ये किस में? 10 मीटर एयर राइफल लंदन, 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग, या 10 मीटर एयर पिस्टल बीजिंग। तो 113 का जो आंसर है वो है सी, 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग में जीता था इन्होंने। 114 वाले का देख लेते हैं कि जो चीता है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे गए इंडिया में अफ्रीका से। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द नेम चीता ट्राइब? चीता जो है वो किस लैंग्वेज से ट्राइब हुआ है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि वो आया संस्कृत से। एक न्यू स्पीसीज जो है वो पाइट वाइपर वो डिस्कवर हुई 2019 में, बाद में नाम करा गया आफ्टर द स्टेट जिसमें वो मिली थी। तो आइडेंटिफाई करिए उस स्टेट को इनमें से। तो वो अरुणाचल प्रदेश है, केरला है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, आसाम है। तो इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में अरुणाचल प्रदेश बोला इसलिए था क्योंकि उसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ही था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सेट ऑफ प्लेयर्स है इंडिया से वो आइदर वोन और सिक्योर करा रनर अप पोजीशन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो 116 का बता देता हूँ, बी है पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन। ठीक, तो करंट अफेयर वाले तो ये सीधे सीधे बताने पड़ेंगे क्योंकि आप अभी के करंट अफेयर पर फोकस करो। इनमें से कौन से जो लीडर्स हैं रिसेंटली उन्होंने जीता है इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ टर्की का? तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए, रेसेप तैयब एर्दोगन। 118 जॉर्जिया गोस्पोडिनोव जॉर्जिएव, उन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर डार्क कॉमिक नॉवल। किस नाम से थी? 118 का वो है सी, टाइम शेल्टर के नाम से थी। अब बाकी का देख लो कि ये किस किस के द्वारा लिखी गई, और प्लस आपको भी रिसेंटली के ध्यान होने चाहिए ये जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं। ठीक,
19 का 119 का, यानी कि जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इनमें से किस कंट्री का? फिजी का, पापुआ न्यू गिनी, इजिप्ट या सूरीनेम? तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि सूरीनेम का है वो। नेक्स्ट बोलता है इसमें से कि लोकसभा और राज्यसभा आपको दिए गए हैं और इनमें से कौन सा जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है थीम ऑन विच द इंटीरियर जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बेस्ड है? तो 120 का है बी, 120 का है बी। लोकसभा में पीकॉक और राज्यसभा में लोटस। ओके, आई होप कि आपको इससे थीम पता चली होंगी और आप उन थीम पे वर्क करेंगे और आप उन थीम पे काफ़ी अच्छे से फोकस करके चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और 2024 का भी कराऊंगा मैं, ठीक, लेकिन उनके ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, तो वो वैसे ही कराना पड़ेगा और जिसकी आ गई होगी तो उसका ऑफिशियल आंसर की से करा देंगे। प्लस अभी CDS का एग्ज़ाम होने भी वाला है तो वो वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक एंड शेयर करेंगे तभी मेरा एक मोटिवेशन बना रहेगा, एंड कमेंट करेंगे जैसे कि मैं और भी वीडियोस जल्द से जल्द लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।